Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी जो 2020 का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम इकाई 3 हम पढ़ रहे हैं। इसमें है सामान्य जीव विज्ञान। सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है। याद रहे, ये सामान्य जीव विज्ञान है, सिर्फ जीव विज्ञान नहीं। सामान्य यानी जो जनरल चीजें जो सभी को पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाई लेवल की जो बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट है 2020 के। यहाँ पे चीज़ों को कैटेगराइज करके दिए गए हैं एमपीपीएससी द्वारा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे है। हालांकि फिर भी हम यहाँ पे इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध तरीके ये रहेगा कि हम अभी जो जो चीज़ें हम डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे सूक्ष्म जैविक कृषि यहाँ पे पहले नंबर पे दिखे। तो हम पहले कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिका की कार्य संरचना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ वर्गीकरण के टॉपिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोशिका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम सूक्ष्म और जैविक कृषि में आएंगे। फिर आगे की ये सारी जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली सारी चीज़ें, और कोशिका के बारे में हम आगे जो अगले लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 30 अंक की ये इकाई होने वाली है, ठीक है। 30 अंक। और ये जो GS3 का पेपर है, सामान्य अध्ययन 3, यानी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं तकनीकी, हिंदी में से बोलेंगे विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, ये है 300 अंक का, ठीक है। इसमें कुल 10 इकाई है, तो हर इकाई 30 अंक की है, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार 300 अंक, ठीक है। इसमें इसको आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो सेल के अगले टॉपिक हम शुरू करते हैं। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10, और इससे संबंधित जो गोल है एमपीपीसी और व्यापम संबंधित, वो आप यहाँ पे चूज कीजिए और अनअकैडमी से आप लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करना होगा इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान हम देख लेते हैं, यानी फ्री प्लान के जो बेनिफिट्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे दी जा रही है एक हफ्ते के अंदर में, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 50 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, और इनका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और जो कि फ्री लाइव क्लासेस में 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, एमपी जेल फेयर, ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, इनको कवर किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट को मिला के, और डेली T20 सीरीज यहाँ पे होती है मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे, और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट का समय होता है, और 20 मिनट आपको इसको सॉल्व करके देना होता है। इसके बाद ही 8:30 बजे से यहाँ पे पेपर एनालिसिस होता है, जो टेस्ट आपने दिए हो। ये टॉप एजुकेटर्स को आप देख सकते हैं, इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे ये क्लासेस ली जा रही है। डेली आपको फ्री लाइव क्लास का मौका मिलेगा यहाँ पे, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, जो कि इस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। अपने जो गोल से संबंधित जो भी एजुकेटर्स हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, और जैसे T20 सीरीज मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से चल रही है। और यहाँ पे आप मिनी कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। रिवाइज सिलेबस एमपीजीएल पेरी का और बहुत कुछ यहाँ पे है, और मिनी कोर्स के अंतर्गत एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का ऐप, और यहाँ पे एमपीपीएससी गोल चूज करना होगा। और मैं जैसा कि मैंने बताया था, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। उसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीन के बारे में, ठीक है। जीन में हम ये पढ़ेंगे कि किसी के हेयर कर्ली क्यों होते हैं, और किसी की आंखें जो है ब्लैक क्यों होती है, किसी की हल्की सी नीली होती है, और जो नाक का शेप है वो किस प्रकार सभी का अलग अलग रहता है, और किस प्रकार माता पिता से जो शेप रहते हैं वो अपने संतान में आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको पढ़िए और अपना एंजॉय कीजिए। और जीन से संबंधित जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम ह्यूमन से पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन से संबंधित जो भी टॉपिक आएंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जीन के अंतर्गत जो भी रहेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, आप और मैं बहुकोशिकीय जीव है, यानी मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। ये नाम हम तो बाद में है कि मेरा नाम देवरत्न उइके है और आपका नाम कुछ और है, या कुछ इस प्रकार से नाम तो बाद में, लेकिन आप जीव विज्ञान की दृष्टि से आप एक मल्टी सेलुलर बॉडी हो।
ठीक है, मानो न मानो आप हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मल्टी सेलुलर बॉडी हो। और कितने सेल है हमारे शरीर में ये गिन नहीं सकते हम। ठीक है, ह्यूमन में कितने सेल है, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल है हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब जीन पढ़ेंगे तो किसी एक सेल के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी एक सेल के अंतर्गत हम देखेंगे। एक सेल के अंतर्गत उसका, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 होते हैं फादर की तरफ से और 23 होते हैं मदर की तरफ से। तो यहाँ पे आगे फिर 23 जोड़े क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए होते हैं, और एक क्रोमोसोम में होता है एक डीएनए। ध्यान रहे, एक क्रोमोसोम में कितना होता है, एक डीएनए होता है। तो यहाँ पे 23 जोड़े क्रोमोसोम है, 23 जोड़े यानी 23 फादर के और 23 मदर से। यहाँ पे रहेंगे 23 फादर से 23 मदर से, यानी 46 यानी 46 डीएनए यहाँ पे हो जाएंगे। एक सेल के, एक न्यूक्लियस के 23 जोड़े क्रोमोसोम में 46 डीएनए। ठीक है, और डीएनए में होते हैं जीनोम। ठीक है, डीएनए में होते हुए क्या है, जीनोम। और जीनोम क्या है, जीनोम होते हैं सम ऑफ ऑल जीन्स, जितने भी जीन उसमें रहते हैं सेल में। ठीक है, सेल के डीएनए के अंदर में जितने भी जीन्स रहेंगे उनका सम यानी उनका योग कहलाएगा जीनोम। आ रहा समझ में, जीनोम। ठीक है, जीन से मिलकर ही हम बने हैं, जीन से मिलकर ही आप में और सारे जो ह्यूमंस है वो बने। ठीक है, और इनकी लंबाई की बात करें तो ये है बेस पेयर सीक्वेंस में हम इसको देखते हैं 4.2 × 10⁸ 8 या फिर 9 बेस पेयर, ये इसकी लंबाई होती है, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सारे जीन 40,000 के आसपास जो है वो जीन ढूंढे जा चुके हैं, 40,000 के आसपास। ठीक है, इतने जीन हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें ढूंढे जा चुके हैं, डीएनए में ढूंढे जा चुके हैं। उनको मिलाकर ही हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, यानी 40,000 ऐसे जीन हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि हमारे जीन हमारे क्रोमोसोम के अंदर है कहाँ। ठीक है, ये जीन है, ये जो जीन हम देख रहे हैं, ये जीन, ठीक है, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर कहाँ है, यानी एक सेल के अंदर 46 जीन कहाँ है। एक सेल के अंदर, ये वाली एक सेल है। ठीक है, एक सेल की स्टडी हम ले रहे हैं, एक सेल के अंदर जो 46 डीएनए है उसके अंदर जीन कहाँ है, 46 डीएनए के अंदर में जीन कहाँ है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि फर्स्ट डे यानी जब स्पर्म और स्पर्म और एग मिले थे। ठीक है, स्पर्म और एग जब मिले थे तो फर्स्ट डे की बात करें तो हम सभी एक सेल के थे, यानी यूनिसेल्युलर थे, यानी जाइगोट थे। यूनिसेल्युलर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे जाइगोट बोलेंगे, यानी एक कोशिका थे। ठीक है, जाइगोट थे, क्या थे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यानी एक कोशिका थे, यानी पहले दिन हमारी बॉडी में कितने डीएनए थे, 46 डीएनए थे। और 46 डीएनए में हमने डिस्कस किया कि 40,000 जीन ढूंढे जा चुके हैं। कितने जीन यहाँ पर ढूंढे जा चुके हैं, 46,000। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम देखेंगे यहाँ पे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे टर्म्स यहाँ पे देखने वाले हैं, और जीन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जीनोम किसे कहते हैं, यानी मानव में जो जीनोम होता है ह्यूमन में, उसे वो किसे कहते हैं। ठीक है, जीनोम किसे कहेंगे, सम ऑफ ऑल जीन्स, यानी सभी जीनों का योग जीनोम कहलाता है। और कितने जीन है अभी, 40,000 जीन अभी 40,000 जीन अभी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, लगभग में है, मतलब इस प्रकार से है, लगभग 40,000 जीन आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इनसे मिलकर ही सारे कैरेक्टर्स बनते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया चलेगी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा, उसमें ये जो कैरेक्टर वो बनेंगे, उस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जीन से ही मिलकर सारे कैरेक्टर बनते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी कैरेक्टर अच्छे, कुछ कैरेक्टर बुरे भी हो सकते हैं, कुछ गुण बुरे हो सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है किसी को, है ना, तो वो तो अच्छा गुण नहीं है, वो तो बीमारी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बुरा बुरा कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुरा कैरेक्टर में का जो जीन है वो हर किसी में नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं ये ढूंढा गया है, मतलब किसी किसी के सेल में ढूंढा गया है। ठीक है, तो हर जगह ये नहीं मिलता है। और यहाँ पे जीन्स की बात करें तो जीन क्या होते हैं, जीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, इसलिए इन्हें हेरिडिटी कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कैरेक्टर, जो अनुवांशिक रूप से चलते जाते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर। जैसे बात करते हैं हम नोज की। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर के शुरू में इंट्रो दिया था कि नोज किस प्रकार से, नोज का कैरेक्टर जो किस प्रकार से आया है, तो नोज का कैरेक्टर जो आया है वो आया है पेरेंट्स से। ठीक है, आपके पेरेंट्स में, जैसा कि हमने देखा था, स्पर्म
और एग का जब यहाँ पे जब मिलेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे इससे मिलके जब जाइगोट बनेगा, ठीक है, तो वहाँ से हमने शुरू किया था इसको समझना। तो यहाँ पे देखिए, जब उस समय में जब पेरेंट्स के इसमें जो गुणसूत्र आए होंगे वो ही यहाँ पे उसी से ये कैरेक्टर बना है नोज का, ठीक है। वो उस जीन में जो जीन हमको यहाँ मिला है, जिस जीन में नोज की कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे डिफाइन है, उसी कैरेक्टर से यहाँ पे नोज का शेप बना है, ठीक है। किस प्रकार से होगी और किस रंग या रूप में होगी, ये सारी चीजें उससे मिलकर बनी, ठीक है, उससे यहाँ पता चलता है। ऐसे ही कोई डिसीज हो सकती है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में आई हो, ठीक है। ये जो जीन होता है वह है 4.2 × 10⁸ बेस पेयर सीक्वेंस में पाया जाता है लगभग, ठीक है। इसको ये एकदम फिक्स वैल्यू अपना माने, ये लगभग में, या 10⁸ या 10⁸ के आसपास थोड़ा, या आसपास थोड़ा ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये लगभग में है। अब सवाल ये है कि ये 4.2 × 10⁸ बेस पेयर जो है, ये लेंथ ऑफ डीएनए किसका है ये 4.2 × 10⁸ बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए किसका है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेल में होता है एक केंद्रक, अभी हमने डिस्कस किया, एक केंद्रक में होता है 23 जोड़े गुणसूत्र या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसमें होते हैं कितने, 46 डीएनए, और 46 डीएनए में जो जीन रहेंगे उनकी लंबाई यहाँ पे रहेगी, 40,000 जीन रहेंगे, उनकी लंबाई यहाँ पे है कितनी, 4.2 × 10⁸ बेस पेयर में हम इसे मतलब पता करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये है 4.2 × 10⁸ बेस पेयर, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये इतनी लंबी कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक डीएनए लिए, दूसरे मतलब इस प्रकार से ये सीक्वेंस हमने चेक किए, ठीक है। ये सीक्वेंस हमने मतलब इस प्रकार से मिलाए, तो सारे बेस पेयर को जोड़ते चले गए सारे बेस पेयर, जो बेस पेयर थे ना यहाँ पे ATGC, इस प्रकार से बेस पेयर को जोड़ते चले गए, तब जाके ये इतनी लंबाई इसकी आती है, ठीक है। ये लंबाई 4.2 × 10⁸ बेस पेयर, इतनी लंबाई तब इसकी मिलेगी। और यहाँ पे ये जो लंबाई है, लेंथ ऑफ डीएनए है, हर जीव में अलग अलग होगा। ये लेंथ ऑफ डीएनए है वो हर जीव में अलग अलग होगा, कुत्ते, बिल्ली, प्लांट्स, मच्छर में, ठीक है, ये सब में अलग अलग होगा। और स्पेसिफिक जीन हर किसी में होता है, इसलिए ये हर एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टर लेके वो चलते हैं, ठीक है। अपने मतलब जो पैतृक संतति में इस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। हाँ, हमें सारे के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ ह्यूमन के बारे में जानना है। और यदि हम इस प्रकार से जानते रहेंगे तो ये बहुत सारे जीव अभी खोजे जा चुके हैं और मिल रहे हैं। तो ये हम फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं, ये वैज्ञानिकों का काम है आगे का पढ़ना। तो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जब ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा डीएनए से आरएनए, फिर प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी प्रक्रिया हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं में ये तीनों टर्म्स यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो जब फर्स्ट डे की बात करें, जब 23 और 23 यहाँ पे जो गुणसूत्र मिले थे, यानी एक जाइगोट जब हम बने थे, जाइगोट यानी एक कोशिका ही होती है, ठीक है, एक कोशिका मतलब जाइगोट, इसको ऐसा बोलते हैं। तो इसमें थे कि डीएनए, ठीक है, इसमें डीएनए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट डे यानी पहले दिन में क्या, मतलब लिमिट में थे, यानी लिमिटेड डीएनए थे। यहाँ पे देखिए, इसका भ्रूण विकास हुआ। भ्रूण विकास में यानी जो भ्रूण विकास होता है ना, जो 9 मंथ 6 से 7 दिन का होता है लगभग, ठीक है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे लगभग हो रहा है, मैक्सिमम इतना होता है। तो उसमें फिर बने डीएनए से डीएनए बना। डीएनए से डीएनए जब बना है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से बना आरएनए, ठीक है, आरएनए, डीएनए से बना आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये शब्दावली याद रखिए, आप पूछी जा सकती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे आरएनए से बना फिर प्रोटीन, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन में होते हैं कैरेक्टर। अब किस फॉर्म में होते हैं जो कैरेक्टर, ये होते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। जो कैरेक्टर होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन से ये बनते हैं फॉर्म में, मतलब इसके फॉर्म में ये बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 40,000 जीन थे और इसी में है ये कौन से 40,000 कैरेक्टर, जो कि किससे बने, डीएनए से। फिर यहाँ से डीएनए से फिर ये प्रक्रिया चलती गई, यहाँ से फिर प्रोटीन में पहुंचे, फिर ये यहाँ पे क्या रहेंगे, 40,000 कैरेक्टर, ठीक है।
तो ये थे सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें में आ जाते हैं। सवाल ये है कि मतलब जो डेली लाइफ में जो यूज़ होती है उसमें आते प्रैक्टिकल, तो ये भी है। यहाँ पे काली आँख क्यों होती है, मतलब कि किसी व्यक्ति की या आपकी या मेरी काली आँख क्यों होती है? तो काली आँख में प्रोटीन है। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान्स में यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रही पर वीक, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50,000 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप इनसे पढ़ सकते हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं फ्री प्लान के अंतर्गत, जो कि पेपर एनालिसिस होता है इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करा रही है, एमपीपीसी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल पर। ये 4 एग्जाम्स है जिसको फोकस किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे, और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट में आपको इनका आंसर देना होता है, और इसका आगे फिर डिस्कशन होता है, यानी जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है मंडे टू सैटरडे और डेली 8 बजे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज डेली 8 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद ही मतलब 8:30 बजे से यहाँ पे ये पेपर एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यदि आप फ्री प्लान के अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ और मतलब फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट सिलेबस बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, जो वीकली यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और 4 बैचेस यहाँ पे विशेष प्रकार के। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एमपीपीसी के संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे संबंधित यहाँ पे है, और लॉन्च हो रहा है हर वीक। दूसरा है 2 ईयर का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और एमपीपीसी मेंस के लिए, जो कि डिजाइन किए गए अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फोर्टनाइटली यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे, और ये एमपीपीसी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है, और ये हर महीने यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। चौथा है यहाँ पे 3 मंथ का बैच है, जो कि अदर एमपी एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपी एसआई, एमपी लेबर इंस्पेक्टर, और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है, और लॉन्च हो रहा है हर महीने, ठीक है। हर महीने इस प्रकार से ये 3 महीने के बैच यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। और इसके अलावा और देखिए 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं। 25 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हर महीने हो रही है, और इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं, और सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। जैसे एमपी के एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम है वहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे, ठीक है। डेडिकेटेड है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होने वाले हैं डेली यहाँ पे, ठीक है। और महीने में मैंने आपको संख्या बता दी हूँ। बाइलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर जो कि एमपी के हैं, और 20 से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में हो रहे हैं कवर सभी सब्जेक्ट्स के। कुछ बैचेस के बारे में आपको बता दूं। लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 का बैच यहाँ पे 2 साल का है, फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि इसमें आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, जो कि हिंदी माध्यम के लिए है, और ये शुरू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से। और एक बैच और फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जो कि 10 महीने का कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 23 दिसंबर 2020 से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर आपको ये 3 डॉट सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना होगा, प्लस वाले कॉर्नर में। प्लस कॉर्नर में जाके आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन में लेके आप अपने अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अपने अनुसार जो भी है आप ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और याद रहे, जो प्रोमो कोड यूज़ करना है वो है सरकार 10, ठीक है। सरकार 10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको प्रोसीड करेंगे, फिर आपको वहाँ पे डिस्काउंट से आपको जो भी बिल देना है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारे बैच यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, आप अपने पसंदीदा बैच में एनरोल हो सकते हैं। और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पे हो रहे हैं, और वीकली टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। जो प्रोटीन है ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये काली आंख क्यों है। तो शरीर के अंदर काली आंख का जीन है, ठीक है। शरीर के अंदर क्या है, काली आंख का जीन है। और ये कहाँ से आया है, ये आया डीएनए से। और डीएनए में कहाँ से आया, ये जाइगोट से। जब यहाँ पे जाइगोट बना था, ठीक है। जाइगोट जब बना था 23 और 23 यहाँ पे जो गुणसूत्र थे वो 23 जोड़े में बने थे तब, उस समय में, ठीक है। तो यहाँ से आया। तो ये इस प्रकार से इसका जीन यहाँ पर है हमारे बॉडी में, इसलिए ये हमारी आंख जो है, मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ये आंख काली होती है, ठीक है। आंख का कुछ भाग काला होता है वहाँ पे। और इसी प्रकार से अगला कुछ सवाल देख लेते हैं हम। टेढ़ा मेढ़ा बाल होते किसी के, आपने देखे होंगे।
ठीक है, शायद आपके हो या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ और तरीके से सवाल हो। तो उसमें ये होता है प्रोटीन के कारण, ठीक है, जब डीएनए से फिर बना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर बना प्रोटीन, तो वहाँ पे जो प्रोटीन बना उसके कारण ये होता है। यदि बाल कटवा ले तो क्या बाल सीधा हो जाएगा, ये सवाल है। यदि हम बाल कटवा लें, यदि मतलब जिसको टेढ़े मेढ़े वाले वो कटवा ले तो क्या बाल सीधा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर के अंदर जीन टेढ़ा मेढ़ा वाला है, जो जीन है टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर रखने वाला वो है। और तो प्रोटीन टेढ़ा मेढ़ा वाला टेढ़ा मेढ़ा ही बनने वाला है, जो आगे भी बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, ठीक है। ये हमेशा बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जीन कैरेक्टर को रखते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, जीन में ये कैरेक्टर्स होते हैं। अगला देखते हैं, यदि किसी को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, और उसका प्रोटीन बन रहा है, सिकल सेल एनीमिया है उसका प्रोटीन बन रहा है, तो उससे और जो डीएनए पैरेंट से मिला है उसमें सिकल सेल एनीमिया का एक जीन है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसके पेरेंट्स से उसको मिला है, तो तो उस डीएनए के अंदर पेरेंट्स से मिला है, तो वो जाएगा बच्चे में, ठीक है, बच्चे से फिर उसके फिर और बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेन बढ़ती जाएगी, यानी जो आनुवंशिक जो बीमारी होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी डीएनए जो जो जीन है, डीएनए में जो जीन है, जी एक स्पेसिफिक जीन में इसका कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते आ रहा, तो इसी को कहते हैं खानदानी बीमारी, ये कहते हैं खानदानी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 40,000 जीन्स है वो है कहाँ? 40,000 जीन्स हमने यहाँ पे देखे, ये देखिए, आपको शुरू से लेकर चलते हुए मैं यहाँ पे, ये 40,000 जीन यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो 40,000 जीन ये वाले, ये कहाँ पे है, इसमें कहाँ पाए जाते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। इसके लिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिए डीएनए का, ठीक है, तो इसमें क्या बेस पेयर सीक्वेंस वगैरह जमा दिए, ये 5 और ये 3, ये 3 और ये 5, और यहाँ इस प्रकार ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका सीक्वेंस ये AT, मतलब ऐसा कोई भी ले लिया रैंडम तरीके से, AT AG C G, तो इसको फिर मिला ली, A को T से मिला ली, T को A से, A को T से, इस प्रकार से ये फिर हम पूरी चैन यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हम स्पेसिफिक ले रहे हैं, ठीक है, यानी इतने भाग को हम ले रहे हैं, इतने भाग को, ये इतने भाग को। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसका आगे क्या होगा, आगे होगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये आगे हुआ, तो फिर ये सिकल सेल एनीमिया का प्रोटीन बना यहाँ पे, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया प्रोटीन यहाँ पे बना। तो ये टुकड़ा है पहले से बॉडी में है, ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया का जो कैरेक्टर जो रख रहा है वो टुकड़ा पहले से बॉडी में उपस्थित है, ठीक है, बॉडी में, यानी ये जो डीएनए का जो सीक्वेंस वहाँ पे उपस्थित है, और माँ बाप द्वारा डीएनए में मिला भी है, ठीक है, अर्थात स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम ही जीन कहलाता है। ये जो स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम है, मतलब जिसमें सिकल सेल एनीमिया होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर को हमने यहाँ पे देखते हुए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जीन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम, ये स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम ये वाला ये जो है ये कहलाएगा जीन, ठीक है, ये कहलाएगा जीन। यही वो कैरेक्टर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, ठीक है। और ये वाला जो टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला टुकड़ा यदि माता पिता से बच्चों में आ जाएगा तो उन्हें भी है बीमारी लगेगी, इसी को बोलने पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बीमारी, ठीक है। यहाँ पे 40,000 अभी तक ढूंढे जा चुके हैं लगभग। तो यहाँ पे देखिए, मान ली ये हमको पता है, इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मान ली ये हमको नहीं पता, इसको छोड़ दी। फिर यहाँ पे देखिए अगला जो है यहाँ पे ये एक जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस पेयर का जो एरिया है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मान लीजिए कर्ली हेयर का प्रोटीन है, ये क्या है, कर्ली हेयर का प्रोटीन है। तो यहाँ पे यदि ये जाएगा किसमें, ये जाएगा पेरेंट्स से बच्चों में, तो उनके उनके इसमें भी यही वाला सीक्वेंस मिलेगा, और फिर उनके जो बाल है वो भी कर्ली होंगे, ठीक है। आगे समझ में? तो ये चेन बनाना, मतलब ये 40,000 जीन यहाँ पे ढूंढे जा चुके हैं, और यहाँ पे 4.2 × 10⁸ बेस पेयर का एक भाग है, ठीक है, एक भाग हमने लिया स्टडी के लिए, बाकी ये बिलियंस में जाती है ये चेन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस पेयर का सीक्वेंस का एक छोटा सा भाग हमने लेते हुए यहाँ पे एग्जाम्पल समझा।
और बहुत सारे जीन हैं जो पता नहीं लगाए जा चुके हैं, 40,000 के अलावा भी बहुत सारे जीन जो पता नहीं लगाए जा चुके हैं। जीन क्या होते हैं? जीन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जीन डीएनए के एक स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम होते हैं। क्या होता है? डीएनए के एक स्पेसिफिक बेस पेयर का क्रम होते हैं जीन। इसलिए डीएनए का बेस पेयर समझना जरूरी था। जो डीएनए का बेस पेयर हमने इससे पहले जो जो पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ना बहुत ही जरूरी था। अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने बेस पेयर पढ़े थे। अब ये स्टडी क्यों जरूरी है, ये जीन की स्टडी क्यों जरूरी है? ठीक है, ये जीन हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है? तो ये हम जो मानव जीनोम प्रोग्राम है उसके उसके अंतर्गत हम समझेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों हुई, ये मानव जीनोम प्रोग्राम या फिर जीन के बारे में स्टडी करना क्यों जरूरत महसूस हुई? यदि हम बेस पेयर क्रम से कैरेक्टर को पता नहीं लगा पाएंगे, जो बेस पेयर क्रम है उसमें कैरेक्टर, जैसा कि हमने यहाँ पे पता लगाया कि इसका सिकल सेल एनीमिया, ये पता लगा लिए। यदि हम ऐसे ही यदि हम पता नहीं लगा पाएंगे, इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद अगली पीढ़ी में में हम कैसे इनको दूर कर पाएंगे, यदि हम इनको पता नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, ये इतने एरिया इस जीन का है, यदि हम वो नहीं पता कर पाएंगे तो हम आगे उनको कैसे दूर कर पाएंगे? वो तो पेरेंट से संतति में जाएगा, संतति फिर आगे और चले जाता आएगा, तो ये इस प्रकार से चीज़ें बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये करते हैं, यदि हमें प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर को दूर करना है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जेनेटिक कैरेक्टर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो डीएनए में कहाँ है। ठीक है, उसको पता तो हो कि कहाँ है, तब तो उसको हटा के उसको दूसरा वहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये डीएनए बेस पेयर क्रम से ही तो यहाँ यहाँ पे पता चलता है कि ये किस प्रकार से वो जीन वहाँ पे उपस्थित है। यही तो पूरी उपलब्धि है जो मानव जीनोम कार्यक्रम में जेनेटिक कैरेक्टर जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को अगली पीढ़ी में दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आनुवंशिक बीमारी को खत्म किया जा सके। यही सारी चीजें होती है इसमें मानव जीनोम कार्यक्रम है, और ये एक सफल प्रोग्राम भी है। ठीक है, और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में जीन इंजीनियरिंग में आगे जब डिस्कस करेंगे, नहीं अपन आगे डिस्कस नहीं करेंगे, जब आगे बायोटेक्नोलॉजी में जो लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें देखो एक जीन को, जैसे जो खराब वाला है उसको हटा के उसकी जगह दूसरा जीन वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करके फिर एक मतलब उसमें ट्रांसफर करके फिर एक सही वाला जीन वहाँ पे फिट करके एक सही चीज़ें वहाँ पे होती है। यानी फिर वो जो डीएनए का जो बेस पर सीक्वेंस रहेगा उसमें जीन हटा के सही जीन यदि लगाएंगे तो फिर वो चीज़ें अच्छे अच्छे गुण उसमें आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो जेनेटिक चेंजेस से क्या होगा? जेनेटिक चेंजेस से जीव अपने आप को वातावरण में हो सकता बचा ले। ठीक है, ये जेनेटिक चेंजेस हमने किए। कोई कीट उसे मार के खा रहा है तो शायद उसके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज आ जाए कि वो उसे मार के ना खाए, जो जीव है अगला वाला। ठीक है, यदि उसकी पैदावार कम है तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। उसमें कोई रेजिस्टेंस आ जाए जैसे फ्लड रेजिस्टेंस वगैरह, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है जो जो उसको सर्वाइव करने में मदद करेगी। जैसे ये बीमारी का एग्जांपल हम लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसमें जैसे एक्स और स्पर्म जब मिलते हैं तो उसमें जब अलग करेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें जब मिलेंगे एक्स और स्पर्म में, जब 23 और 23 यहाँ पे मिलेंगे तो 23 जोड़े गुणसूत्र यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें जो क्रम रहेगा डीएनए में, जीन का क्रम रहेगा, वो यदि उसमें से हटा देंगे, ठीक है, जीन के क्रम को जो खराब वाला है उसको हटा के दूसरा जोड़ देंगे, तो यहाँ पे किस प्रकार से चीजें होगी यहाँ पे देखिए। इसको जोड़ेंगे, ये सारी प्रक्रिया होगी लैब में, तो लैब में फ्यूज करेंगे इनको। ठीक है, सही वाला क्रम जोड़ के वहाँ पे लैब में फ्यूज करेंगे तो वहाँ पे फिर एक जाइगोट हम बना लेंगे। ठीक है, 23 गुणसूत्र यहाँ पे होंगे, 23 पेयर हो गए, तो यहाँ पे बन गए एक जाइगोट, यानी एक कोशिका बन गई। और इस कोशिका को हम क्या करेंगे, मदर के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ताकि क्या हो, मदर वही कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सके जो कैरेक्टर हमने इसमें डाले, जहाँ पर बच्चा पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होगा। यानी सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी इसको हटाना है तो उस जीन को वहाँ पे हटाना होगा। ठीक है, तो ये लैब में इस प्रकार से चीज़ें की जा सकती है। मतलब ऐसा करना हो सकता है ये जीन वाली टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और ये ह्यूमन जीनोम में इस प्रकार से चीज़ें संभव हो पाई है। और
बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए के जीन के अंदर आइडेंटिफाई किया है, उसमें डीएनए क्रम ही तो होता है। यदि हम डीएनए के अंदर जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, डीएनए क्रम ही तो है जिसको आइडेंटिफाई हमने किया, और डीएनए क्रम को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग यहाँ पे होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम देख चुके हैं, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये सेल का लगभग ये नंबर 5 का टॉपिक है, मतलब नंबर 5वीं क्लास हम पढ़ रहे हैं सेल की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्लोनिंग वगैरह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सारे को क्वेश्चन कवर करते हुए, उन क्वेश्चन कवर करते हुए हम हम यहाँ पे खत्म की ओर यानी समाप्ति की ओर है जो कोशिका वाला चैप्टर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीन्स वगैरह, जो जीनोम प्रोग्राम वगैरह है, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे माता पिता का पता लगाना, यानी असली माता पिता कौन है, कई बार होता है इस प्रकार से चीज़ें, उसका पता लगाना, या फिर पूर्वजों को पता लगाना। ठीक है, पूर्वजों का हम पता लगा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से कि ये किस प्रकार से थे हमारे पूर्वज, क्या क्या करते थे, मतलब किस प्रकार से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। रेवोल्यूशन को समझ सकते हैं हम। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जब हम पढ़ रहे थे उसमें यही यही तो हमने देखा कि जीवन की रेवोल्यूशन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से जीव आए, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बनी, किस प्रकार से हम वर्तमान में हैं, तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और डीएनए क्रम की मदद से पौधों को पेटेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीएनए कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और केंद्रक में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे ह्यूमन में क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो ह्यूमन में जो जीन रहेंगे, मतलब जो डीएनए है यहाँ पे, डीएनए के अंदर जो जीन है वो, या फिर डीएनए की बात करें, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी और केंद्रक में होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और लगभग हमारा ये सेल वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। बहुत ही एडवांस में भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ताकि आपको कोई भी जो दिक्कत हो वो ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ तक इस लेवल तक जाने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा गया है, आनुवंशिक बीमारी के बारे में पूछा गया है। अगर आपको और फिर वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हो तो आप वहाँ पे फिर किस प्रकार से अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो इस प्रकार का जो लेवल है यहाँ तक लाना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझी होगी, और किस प्रकार से ये जीन वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, किस प्रकार से ये मल्टी सेलुलर बॉडी में एक सेल का एग्जांपल लेते हैं उन्होंने, देखिए एक सेल के अंदर एक केंद्र के अंदर फिर आगे जो सारी चीज़ें चली, फिर जीन किस प्रकार से हमने बनाई, ये सारी चीज़ हमने देखे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आज। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।